हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा जो सब्जेक्ट है हिंदी भाषा और तकनीक, हिंदी सी, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर किसी को ये पीडीएफ बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, वहाँ से जाकर आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आप एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो देखकर भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर किसी को लेनी है तो वो ले सकता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर जाकर मैसेज कर लीजिए। 30 रुपीज़ पर प्राइस है पीडीएफ का। ठीक है, तो आगे बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, मतलब घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं। तो आपके जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करना है, ताकि अगर आपका टॉपिक्स क्लियर होगा तो एग्जाम में कैसे भी आप क्वेश्चन पूछ लें, आप उसका आंसर इजीली दे सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ई गवर्नेंस का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है और ई गवर्नेंस का अर्थ बताते हुए उसके हिंदी के प्रयोग के महत्व के बारे में बताना है। सबसे पहले परिचय देखेंगे कि वर्तमान समय में सूचना और जो संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का जो उपयोग है वो सरकारी कार्यों में बहुत तेजी से बढ़ रहा था। जो ई गवर्नेंस है ना, इसकी दिशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, जिसके अंदर सरकारी जो सूचनाएं, तकनीकों का उपयोग है और सार्वजनिक सेवाओं की जो पारदर्शी है, सरल और त्वरित और प्रभावी बनाने के लिए ना इस ई गवर्नेंस मतलब इस चीज का प्रयास किया गया था। इसके अंदर हिंदी जैसी जो भारतीय भाषा है उसकी भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये सेवाएं आम नागरिकों तक आसानी से पहुंच सके। ई गवर्नेंस का अर्थ और उसका उद्देश्य क्या है? तो ई गवर्नेंस का मतलब है कि जो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार और नागरिकों और सरकार और कर्मचारियों, सरकार और जो व्यावसायिक लोग हैं उनके विभिन्न सरकारी विभागों के बीच में सूचना और सेवाओं को आदान प्रदान करने का यही उनका उद्देश्य होता है। जैसे जो सरकारी सेवा है उनकी सुलभता, पारदर्शिता को बढ़ाना होता है, यही इसका काम होता है। प्रक्रियाओं में इसी मतलब सरलीकरण और समय की जो बचत होती है वो इसका माध्यम होता है। नागरिकों की इसमें भागीदारी और उत्तरदायित्व भी बढ़ता है। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए ई गवर्नेंस का यूज किया जाता है। तो ई गवर्नेंस के प्रमुख उदाहरण क्या है? तो जो सरकार द्वारा दी गई जो योजनाएं ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती है, जैसे डिजी लॉकर, रीमैप, माई गॉव, स्वयं, उमंग, ये सारे जो ऐप है ये ई गवर्नेंस के ऐप है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ई टैक्स पेमेंट, ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन, शिकायत निवारण प्रणाली, जो लोगों के लिए बहुत ईजी होती है, वो ऑनलाइन चीजें अप्लाई कर सकते हैं ताकि उनका टाइम भी बचता है इससे। तो ये सभी योजनाएं जन सामान्य को सरल और डिजिटल तरीके से सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में हेल्प करती है। तो ई गवर्नेंस में हिंदी का क्या महत्व है? तो भारत जैसे जो बहुभाषी देश है उसमें हिंदी सबसे व्यापक रूप से बोली और समझी जाने वाली भाषा है। ई गवर्नेंस में हिंदी के प्रयोग में निम्न लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे भाषाई जो बाधा है वो समाप्त होती है। जो सामान्य जो नागरिक है वो अपनी मातृभाषा में सरकारी सेवाओं को आसानी से समझ सकते हैं और उसका यूज भी कर सकते हैं। सरल और प्रभावशाली संवाद, तो जो हिंदी है उसके प्रयोग से नागरिक और सरकार के बीच सुगम और प्रभावशाली संवाद ये स्थापित होता है। समावेशिता और भागीदारी, तो जब सरकारी वेबसाइटें, ऐप्स, सेवाएं हिंदी में उपलब्ध होती हैं तो ग्रामीण और अशिक्षित वर्ग भी इन सबसे जुड़ पाते हैं। सरकारी योजनाओं की पहुंच, तो योजनाएं की जो योजना है उनकी सूचना और लाभ हिंदी के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि सरकारी जो योजना है उनके माध्यम से काफी लोगों को इसके बारे में पता चलता है। तो लोकतंत्र की जो मजबूती है, जब अधिक से अधिक नागरिक अपनी भाषा में भागीदारी करते हैं तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया और भी अधिक मजबूत हो जाती है। ई गवर्नेंस में हिंदी प्रयोग की क्या चुनौतियां? तो बहुत सी जो वेबसाइट है, सेवा है, वो केवल अंग्रेजी में ही उपलब्ध होती है और अनुवाद की जो गुणवत्ता है और तकनीक में जो शब्दावली में उनमें एक रूपता नहीं बनी रहती। कई जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो हिंदी फॉन्ट को ठीक से सपोर्ट नहीं करते हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार को हिंदी UI UX डिजाइन, अनुवाद और तकनीकी शब्दकोश, इन सब पर विशेष ध्यान देना चाहिए। निष्कर्ष क्या है कि जो ई गवर्नेंस है ना वो भारत के डिजिटल जो भविष्य है उसकी रीढ़ है। इसमें से जो हिंदी का समावेश जो ये था कि वो लोगों तक पहुंचाने के लिए ये बहुत अनिवार्य है। तो जब सरकारी सेवाएं हिंदी भाषा में उपलब्ध होती हैं तो वो केवल शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित नहीं रहती हैं, बल्कि जो ग्रामीण लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, उन तक भी पहुंचती हैं। तो ये जरूरी है कि ई गवर्नेंस को जन गवर्नेंस बनाने के लिए हिंदी का व्यापक प्रयोग किया जाए।
क्वेश्चन नंबर 2 है, राजभाषा के विकास में कंप्यूटर के महत्व को समझाइए और राजभाषा के प्रचार प्रसार में कंप्यूटर की भूमिका को क्या है उसको स्पष्ट कीजिए। तो जो राजभाषा है वो हिंदी भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। ठीक है, इसके अंदर जो प्रशासन है, शिक्षा है, मीडिया है और संचार के जो क्षेत्र है उसको समृद्ध और उपयोगी बनाने के लिए तकनीकी माध्यम से इसका यूज करना जरूरी हो गया है। कंप्यूटर और जो सूचना प्रौद्योगिकी है उन्होंने हिंदी को एक आधुनिक कार्यश्रम और जो डिजिटल भाषा का रूप स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। तो राजभाषा के विकास में कंप्यूटर की क्या भूमिका है, जैसे जो ऑफिस जो सॉफ्टवेयर और हिंदी में कार्य है, तो आज जो हिंदी में हम काम करने के लिए वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन जैसे जो सॉफ्टवेयर है वो पूरी तरह से सक्षम है। इसमें सरकारी जो कार्य है वो हिंदी में भी काम करना इजी हो गया है। हिंदी टाइपिंग टूल्स और कीबोर्ड आउट, तो जो इनक्रिप्ट और रैम्टिंग जैसे जो लेआउट है उन्होंने हिंदी टाइपिंग को सरल बना दिया है। यूनिकोड और अन्य तकनीक के माध्यम से अब जो हिंदी वेबसाइट है, पोर्टल है, मोबाइल एप्लीकेशन में भी आसानी से उपयोग की जा सकती है। थर्ड पॉइंट है हिंदी सॉफ्टवेयर और इंटरफेस, तो सरकारी से पोर्टल जैसे उमंग, भीम, डिजिटल इंडिया, माई गोम, इन सभी में जो हिंदी को इंटरफेस भाषा के रूप में अपनाया गया है। इससे जो आम लोग हैं उन लोगों को भी सेवा को ये सेवा है इनको आसानी से वो लोग भी इनका यूज कर सकें। हिंदी ट्रांसलेशन टूल, तो जो गूगल ट्रांसलेट है, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेशन है, ये सारे जो औजार है वो हिंदी को अन्य भाषाओं से जोड़ते हैं और हिंदी का वैश्विक स्तर पर इसका प्रयोग भी बढ़ने लगा है। और वॉइस रिग्रेशन और स्पीच टू टेक्स्ट तकनीक, तो हिंदी में बोलकर कंप्यूटर से कार्य करना अब संभव है क्योंकि ये तकनीक ने नेत्रहीन, अशिक्षित और वृद्धजन इनके लिए भी एक उपयोगी साबित हो रही है। ऑनलाइन सामग्री और डेटाबेस, तो इंटरनेट पे हजारों जो हिंदी वेबसाइट हैं, ब्लॉग हैं, पत्रिका हैं, साहित्यिक जो पोर्टल हैं वो सभी उपलब्ध हैं जो हिंदी के विकास में एक सहायक बने हुए हैं, जैसे हिंदी समय, कविता कोश, प्रतिलिपि आदि। राजभाषा प्रचार और प्रसार में कंप्यूटर की भूमिका, तो प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ा, तो ई ऑफिस सिस्टम, डिजिटल फाइल मूवमेंट्स और कार्यालयीन जो सॉफ्टवेयर है उसमें हिंदी की जो सहज उपलब्धता है वो प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रभाव बढ़ा रही है। और शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी, तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना जैसे स्वयं और MTL, तो इस पर जो हिंदी का माध्यम है, इससे शैक्षणिक सामग्री है, ये सब चीजें उसमें उपलब्ध कराई जा रही है। तो ई गवर्नेंस और नागरिक सेवा में हिंदी का क्या यूज है, तो आम नागरिक जब हिंदी में फॉर्म भर सकते हैं और शिकायत दर्ज कर सकते हैं और सरकारी जो सेवा है उनका भी लाभ वो उठा सकते हैं। सोशल मीडिया और ब्लॉगिंग में हिंदी का बड़ा दबदबा, तो फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे मंचों पर हिंदी की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ रही है, जिससे ये लोगों की अभिव्यक्ति की भाषा भी बनती जा रही है। निष्कर्ष, तो राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास में कंप्यूटर योजनाएं प्रौद्योगिकी की जो भूमिका है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे हिंदी भाषा केवल सांस्कृतिक साहित्यिक दायरे में भी सीमित नहीं रही है बल्कि एक तकनीकी, प्रशासनिक ठीक है, तो ये प्रशासनिक और वैश्विक भाषा के रूप में विकसित हो रही है। ये कहना गलत होगा कि कंप्यूटर ने हिंदी को डिजिटल युग में नया एक आयाम प्रदान किया है। तो जो भविष्य में हिंदी का जो स्थान है और भी मजबूत होगा और जो तकनीकी साधन है उसमें हिंदी को भी प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वेब डिजाइन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उनके प्रकारों पर प्रकाश डालना है। और हिंदी के प्रयोग ने वेब डिजाइनिंग की दुनिया में एक नवीन युग को भी सूत्रपात मतलब उसका यूज किया है। तो वेब डिजाइनिंग के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो आज के युग में जो डिजिटल संचार और सूचनाओं के तो अतिरिक्त जो आदान प्रदान है उसका युग है। इंटरनेट के इस युग में वेब डिजाइनिंग का महत्व बहुत निरंतर बढ़ता जा रहा है। वेबसाइट की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसका यूज होता है। उपयोगकर्ता अनुकूलता और सामग्री की पहुंच के पीछे वेब डिजाइन की जो अहम भूमिका है उसके अंदर होती है। तो विशेषकर जब वेबसाइटें हिंदी में भी उपलब्ध होती हैं तब वो देशज उपयोगकर्ता वर्ग से सीधा संवाद स्थापित करती हैं और सूचनाओं के लोकांतरीकरण को भी बढ़ावा देती हैं। वेब डिजाइनिंग की अवधारणा, तो वेब डिजाइन वो प्रक्रिया है जिसमें वेबसाइट को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि वो तकनीकी दृष्टि से कार्यक्षम
और सौंदर्यपूर्ण लगे और उपयोगकर्ताओं के लिए वो एक सहज में तो एक सरल रूप से मौजूद हो। तो इसमें वेबसाइट लेआउट, रंग संयोजन, फॉन्ट, चित्र, लिंक, इंटरफेस डिजाइन, इन सभी का समावेश होता है। वेब डिजाइन का जो मूल उद्देश्य है ना, वो उपयोगकर्ता को वेबसाइट पर नेविगेट कराने में कठिनाई ना हो और अपनी जो जरूरत है उसकी जानकारी आसानी से उनको प्राप्त हो सके। वेब डिजाइन के प्रमुख प्रकार तो स्टैटिक वेब डिजाइनिंग, तो इस प्रकार की वेबसाइट है वो स्थिर होती है, इसमें HTML और CSS जैसी वेब जो यूज होती है ना वेब डिजाइनिंग, वो उसके अंदर यूज होती है, इसमें कंटेंट कम बदलता है। और डायनेमिक वेब डिजाइनिंग में ऐसी वेबसाइट जो यूजर इनपुट के आधार पर ही बदलती है, PHP, जावास्क्रिप्ट, ये सारी इसमें यूज होती है। डायनेमिक वेब डिजाइन तो ऐसी वेबसाइट है यूजर, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट और से बनती है। और जो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन जो है, इस डिजाइन के अंदर जो मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप, ये सभी जो स्क्रीन है इस पर वेबसाइट को अनुकूल बनाता है। तो ई-कॉमर्स वेब डिजाइन में ऐसी डिजाइन जो ऑनलाइन उत्पादनों की बिक्री के लिए यूजफुल होती है। और वन पेज वेब डिजाइन में सारी जो जानकारी है वो एक ही पेज पे स्क्रॉल करके दे दी जाती है। हिंदी के प्रयोग ने वेब डिजाइन में नया युग कैसे शुरू किया है, तो जो स्थानीय जो भाषाई उपयोगकर्ता को जोड़ना, तो जो हिंदी है उसमें जो वेबसाइट डिजाइन करने से जो ग्रामीण और जो हिंदी भाषी उपयोगकर्ता है उसकी पहुंच डिजिटल संसाधनों तक भी बनी हुई है। कंटेंट विविधता में आज जो वेबसाइट है वो कविता, लेख, समाचार, सरकारी योजनाएं, व्लॉग, ई लर्निंग, ऐसे जो सारे जो हिंदी के पॉइंट्स हैं, जो भी कंटेंट है वो सारे हिंदी में प्रस्तुत हो रहे हैं। इसमें डिजिटल क्षेत्र में हिंदी की जो स्थिति है वो और भी मजबूत हो रही है। तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज, तो जो हिंदी वेब डिजाइनिंग है उसके लिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसे जो तकनीकी उपकरण है उसका भरपूर उसका इस्तेमाल हो रहा है। इसमें वेबसाइटें सुरक्षित और आकर्षक और यूजर फ्रेंडली भी बन जाती हैं। हिंदी टाइपिंग और ट्रांसलेशन टूल्स, तो अब जो गूगल इनपुट टूल्स हैं, ट्रांसलेशन है, यूनिकोड है, इन सब की मदद से हम हिंदी में भी आसानी से वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। सुरक्षा और डेटा संरचना, तो हिंदी वेबसाइट SSL और डेटा एन्क्रिप्शन जैसी तकनीकों का यूज करके इससे डेटा भी सुरक्षित रहता है। निष्कर्ष, वेब डिजाइन केवल एक ऐसा तकनीकी कार्य नहीं है बल्कि एक सामाजिक संचार का प्रभावी माध्यम है जिसमें हिंदी का जो इसमें समावेश होता है और ये तकनीक को लोगों की जो भाषा से जोड़ देता है। और हिंदी ने वेब डिजाइनिंग को अंतराष्ट्रीय तक मतलब सबसे जोड़कर वैश्विक मंच तक उसको पहुंचाया है। तो ये कहा जा सकता है कि हिंदी वेब डिजाइन का वर्तमान और भविष्य दोनों ही उज्जवल है। ये डिजिटल भारत के निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूनिकोड की जो परिभाषा देते हुए उसके प्रकार के महत्व और बताना है, और यूनिकोड क्या है हिंदी के संदर्भ में, यूनिकोड का महत्व बताइए। तो जो सूचना तकनीक के युग में जब विश्व स्तर पर अनेक जो भाषाएं वो कंप्यूटर का यूज हो रहा है और जो भाषा है उसको मानक लिपि में उसको प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, तो उद्देश्य क्या है कि जो यूनिकोड है ना उसकी अवधारणा सामने आई से तकनीकी क्षेत्र में भाषाई जो समावेश है उसको संभव बनाया जा सके। तो यूनिकोड की परिभाषा क्या है? यूनिकोड एक ऐसा वैश्विक अक्षर कोड प्रणाली है इसके अंदर जो विश्व की सभी जो प्रमुख भाषाएं होती हैं उनके अक्षर, चिन्ह और संख्याओं को एक समान कोड प्रणाली के अंतर्गत लाने का काम करती है यूनिकोड। तो ये प्रत्येक वर्ण जो होते हैं उनको अद्वितीय संख्या कोड पॉइंट प्रदान करती है जिससे वो किसी भी प्लेटफॉर्म, ब्राउजर या डिवाइस पर सामान्य रूप से दिखाई दे जाए। यूनिकोड के प्रकार, तो यूनिकोड के जो मुख्यतः है वो इनकोडिंग फॉर्म के रूप में विभिन्न रूपों में बांटा गया है। UTF-8 तो यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8 बिट, तो सबसे लोकप्रिय इंटरनेट और वेब में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला स्वरूप होता है यूनिकोड 8। UTF-16 तो इसमें जो प्रत्येक अक्षर 16 बिट में एनकोड होते हैं, और इसमें UTF-32 में इसमें जो 32 जो अक्षर होते हैं 32 बिट में एनकोड होते हैं, जो स्मृति में अधिक समय लेता है, मतलब स्मृति इसकी अधिक लेता है, और लेकिन जो इसका प्रोसेसिंग है वो बहुत ही इजी वे में होता है। हिंदी के संदर्भ में यूनिकोड का महत्व, तो जो हिंदी फॉन्ट है उसकी समस्या का समाधान, तो सबसे पहले जो हिंदी फॉन्ट है उसे देव, मंगल ऐसी जो प्लेटफॉर्म है ये सॉफ्टवेयर विशेष पर ही निर्भर होता है। यूनिकोड के माध्यम से ये बाधा भी दूर हो जाती है। इंटरनेट पर हिंदी सामग्री की उपलब्धता,
इंटरनेट पर हिंदी सामग्री की उपलब्धता, तो जो यूनिकोड है उसके क्या कारण, यूनिकोड के कारण आज हिंदी में वेबसाइट, ब्लॉग, सरकारी जो पोर्टल है, सोशल मीडिया है, ई बुक्स है, इन सभी का जो विकास है वो संभव हो चुका है। वेबसाइट, ब्लॉग, सरकारी जो पोर्टल्स है वो हमें हिंदी में भी उपलब्ध हो सकते हैं। तो ये सरकारी जो तकनीकी कामकाज है इसमें सहूलियत कैसे मिली है, तो यूनिकोड के आधारित जो फॉन्ट, सरकारी ई गवर्नेंस है, ई ऑफिस है, डिजिटल इंडिया है जैसे अभियानों की, ये इनको सशक्त, मतलब इनको मजबूत बनाते हैं। सरकारी जो काम है वो ऑनलाइन हो रहे हैं। और पोर्टेबिलिटी और साझा उपयोग, तो जो यूनिकोड है उसमें लिखा गया है कि हिंदी टेक्स्ट किसी भी डिवाइस, सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब इसे बिना बिखरे पढ़ा और समझा भी जा सकता है। तो जो विविध क्षेत्रों में इसका यूज है, तो शैक्षिक, प्रशासनिक, मीडिया, विज्ञापन, साहित्यिक लेखन है, ये यूनिकोड हिंदी में भी एक मानक डिजिटल स्वरूप को प्रदान किया गया है। तो सर्च इंजन ने हिंदी खोज को आसान बनाया। गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पर यूनिकोड की वजह से हिंदी में जानकारी खोजना और भी आसान हो गया है। यूनिकोड ने हिंदी में जैसी जो भारतीय भाषा है उसकी वैश्विक डिजिटल मंच पर उसकी प्रतिष्ठा दिलाई है। उसके माध्यम से हिंदी जो भाषा है उसकी तकनीक, शिक्षा, प्रशासन और संचार के क्षेत्र में ये सशक्त माध्यम बन गई है। यूनिकोड एक ऐसा सेतु और जो भाषा है और तकनीक के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है, जो हिंदी को डिजिटली युग के जो प्रमुख भाषा बनने में मदद करता है। तो इसलिए हिंदी के प्रचार, प्रसार और तकनीकी उपयोग में यूनिकोड का जो योगदान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेबसाइट क्या है, उसकी परिभाषा और प्रकारों के बारे में बताइए और हिंदी की किसी एक मुख्य जो वेबसाइट है उसकी भाषाओं के जानकारी के रूप में बताइए। तो इंटरनेट के विस्तार ने मानव जीवन को सूचना, संवाद और जो सेवा है उसकी दृष्टि से अत्यंत समृद्ध बनाया है। आज हम किसी भी डिजिटल माध्यम पर सबसे अधिक निर्भर है और वो है वेबसाइट। तो वेबसाइट न केवल सूचना का भंडार होती है बल्कि वो किसी संस्था, व्यक्ति, सेवा के ऑनलाइन चैनल के रूप में भी वो काम करती है। वेबसाइट की परिभाषा, तो जो वेबसाइट है वो एक ऐसा डिजिटल पृष्ठभूमि है जो इंटरनेट पर उपलब्ध होती है और किसी विशेष विषय, उद्देश्य, संस्था की जानकारी हमें देती है। ये वेब सर्वर पर संग्रहित रहती है और ये एक विशेष डोमेन नेम जैसे www.example.com के माध्यम से एक्सेस की जाती है। काफी सारी वेबसाइट होती है लेकिन फॉर्मेटिंग यही होता है। वेबसाइट के प्रकार, स्टैटिक जो वेबसाइट है तो ये सरल वेबसाइट होती है, इसमें कंटेंट फिक्स रहता है। उदाहरण जैसे व्यक्तिगत प्रोफाइल साइट। तो जो गतिशील जो वेबसाइट होती है, ऐसी वेबसाइट कंटेंट यूजर की गतिविधि के आधार पर बदलती रहती है, जैसे न्यूज साइट, ई कॉमर्स पोर्टल। तो ई कॉमर्स जो वेबसाइट होती है उसमें जो उत्पादों की जो खरीदी और बिक्री होती है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट। तो सरकारी जो वेबसाइट जैसे कि STP, ऐसे digital-india.com या uday.government.com, तो ये जो वेबसाइट है ये सेवा और योजनाओं को प्रदान करती है। तो शैक्षणिक जो वेबसाइट है जैसे http://swayam.government.in जो विद्यार्थियों को मुफ्त ऑनलाइन कोर्स कराने का प्रदान करती है। ब्लॉग और न्यूज वेबसाइट जैसे www.jagran.com, ठीक है, www.typehindustan.com जैसे जो समाचार और जो सामाजिक सामग्री है वो साझा करते हैं। हिंदी की एक प्रमुख जो वेबसाइट है उसका भाषा विश्लेषण। तो जो भाषाई शुद्धता है, वेबसाइट शुद्ध हिंदी भाषा में प्रस्तुत की गई है जिसमें तत्सम और देश जो शब्द है इनका संतुलित इनका यूज किया गया है इसके अंदर। साहित्यिक शैली में इस पर जो कविताएं, गीत, गजलें, ये सभी लेखों ने प्रकाशित कर रखे हैं जिसमें साहित्यिक सौंदर्य और सरलता भी है। पाठकों के अनुकूल प्रस्तुति, तो जो भाषा सरल, स्पष्ट और भावपूर्ण है, तो जिससे वो सभी जो आयु वर्ग के लिए उनको पढ़ने के लिए इजी होगा। तो डिजिटल अनुरूपता, वेबसाइट की डिजाइन मोबाइल, डेस्कटॉप दोनों के लिए अनुकूल है और इसमें हिंदी कंटेंट को उचित पॉइंट और लेआउट पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो तकनीकी शब्दावली से परहेज, तो वेबसाइट में आमजन की जो भाषा है उसका यूज किया गया है, इसमें गैर तकनीकी पाठक भी जो जुड़ाव है वो महसूस हो रहे हैं। निष्कर्ष, तो वेबसाइट आज की सूचना और प्रौद्योगिकी युग की जो रीढ़ बनी हुई है। अनेक प्रकार को जानना, उनके जो भाषाई स्वरूप है उसको विश्लेषण करना, ना केवल तकनीकी समझना, मतलब तकनीकी समझ है उसको विकसित करना, बल्कि भाषा की उपयोगिता को भी दिखाना होता है। तो हिंदी में जो वेबसाइट है ऐसे अनुभूति, कविताएं, कोश, लेखता आदि न केवल भाषा के विकास का प्रमाण है बल्कि वो भारतीय साहित्य, संस्कृति को भी डिजिटल संचार में एक अपना स्थान प्रदान करती है। इसी प्रकार हिंदी की वेबसाइटें भाषा, तकनीकी, संस्कृति के सुंदर संगम का प्रतिनिधित्व भी करती हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में हिंदी भाषा के विकास पर प्रकाश डालना है। कंप्यूटर पर हिंदी स्वतंत्र लेखन कैसे किया जाता है और हिंदी में स्वतंत्र लेखन के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताइए। तो परिचय देखते हैं। हाँ, तो इसका परिचय कि डिजिटल युग में कंप्यूटर न केवल सूचना के आदान प्रदान का साधन बन गया है बल्कि ये भाषा अभिव्यक्ति इन सब का भी माध्यम बन गया है। तो हिंदी भाषा है वो भारत की राजभाषा है। इसने तकनीक के साथ साथ कदम मिलाकर अपना जो प्रयोग है वो व्यापक रूप से क्षेत्र तक फैलाया है। कंप्यूटर पे हिंदी का प्रयोग आप सरकारी, शैक्षणिक, साहित्यिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी जरूरी हो गया है। कंप्यूटर में हिंदी भाषा का विकास, तो जो हिंदी टाइपिंग है, इनपुट विधियां हैं, तो AMI जैसे टूल्स के माध्यम से उपयोगकर्ता रोमन लिपि से देवनागरी में भी हिंदी टाइप कर सकते हैं। इससे टाइपिंग सरल और तेज हो गई है। यूनिकोड का प्रयोग, यूनिकोड ने विभिन्न प्लेटफॉर्म पर हिंदी को सुगम और पठनीय बनाया है, जिससे जो सभी कंप्यूटर्स, मोबाइल, वेबसाइट पर भी एक जैसी हिंदी दिखाई देती है। हिंदी में सॉफ्टवेयर इंटरफेस जैसे वर्ड प्रोसेसर, स्पेल चेकर, ऑनलाइन टूल जैसे सॉफ्टवेयर है वो अब हिंदी में भी उपलब्ध है, जो दस्तावेज निर्माण, संपादन और सुधार में भी हमारी मदद करते हैं। हिंदी अनुवाद और वॉइस टूल, तो गूगल ट्रांसलेट, स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच जैसे टूल्स है, हिंदी में इसका प्रयोग करके आप बोलकर या सुनकर भी इसका यूज किया जा सकता है। तो ऑनलाइन जो हिंदी लेखन है उसमें से कविता कोश होते हैं और अनुभूति जो प्रतिलिपियां हैं, वेबसाइट है, इसका ऑनलाइन माध्यम से लिखने का भी एक नया विस्तार साबित हुआ है। तो जो कंप्यूटर है उस पर हिंदी में स्वतंत्र लेखन के क्या प्रकार है। स्वतंत्र लेखन का मतलब है जैसे अपने जीवन के अनुभव को, अपने जीवन से जुड़ी जो घटनाएं हैं, विचार हैं, उनकी उपलब्धियां हैं, वो आत्मकथा शैली को लिखना। तो कंप्यूटर ये लेखन प्रक्रिया और भी सुविधाजनक हो गई है। इसमें से IMA इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड का यूज किया जाता है। से रोमन से हिंदी में टाइप करने वाले टूल्स है, गूगल इनपुट टूल्स का उपयोग करके इसको हिंदी में आसानी से लिखा जा सकता है। और वर्ड प्रोसेसर का यूज करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल डॉक्स ऐसे टूल्स का यूज करके आप हिंदी में आकर्षक और जो स्वतंत्र है उसको तैयार कर सकते हो, डिजाइन दे सकते हो। उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके पास है तो डिजाइन दे सकते हो, फॉर्मेटिंग दे सकते हो उसके अंदर। तो ऑनलाइन जो टूल्स की सहायता, तो ग्रामिकली और जैसे हिंदी जो टूल है वो हिंदी में नहीं है बल्कि हिंदी स्पेल चेकर्स और जो टाइपिंग टूल्स है उसकी वाक्य की शुद्धता बनाए रखने में ही हमारी हेल्प करते हैं। हिंदी में स्वतंत्र लेखन के प्रमुख प्रकार, तो आत्मकथात्मक स्वतंत्र, जैसे कि व्यक्ति अपनी जन्म स्तरीय शिक्षा, संघर्ष, अनुभव को आत्मकथा की शैली में लिखना चाहता है तो इसका यूज कर सकता है। संस्मरणात्मक स्वतंत्र, तो जीवन की विशेष जो घटनाएं, यात्रा, शिक्षा, कार्यस्थल है, इनसे जुड़े संस्मरण प्रसंगों को लेकर भी ये इसमें स्वतंत्र लेखन लिख सकते हैं। और विचित्रात्मक स्वतंत्र, तो समाज और इतिहास के किसी प्रसंग पर आधारित स्वतंत्र, इसमें लेखक की भूमिका भी वर्णित होती है। भावनात्मक जो स्वतंत्र है उसमें जीवन के किसी भी भावनात्मक पहलू जैसे प्रेम, पीड़ा, सफलता, इन सब पे भी क्रेडिट होता है। निष्कर्ष, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी ने हिंदी भाषा को न केवल एक वैश्विक मंच बनाया बल्कि इसके लेखन, प्रचार, प्रसार और रचनात्मक जो अभिव्यक्ति है उसको भी एक नया आयाम प्रदान किया है, जिसमें जो स्वतंत्र लेखन है वह तकनीक के माध्यम से सुलभ और व्यवस्थित और व्यापक रूप से बना हुआ है। तो इसी प्रकार कंप्यूटर और तकनीकी साधन ने हिंदी भाषा को आधुनिक युग के अनुरूप सशक्त रूप से मजबूत भी बनाया, इसको स्थापित किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, मशीनी अनुवाद का अर्थ और परिभाषा देते हैं, उसकी आवश्यकताओं पर विचार करना है। मशीनी अनुवाद में संबंधित जो भाषा है, सॉफ्टवेयर है, वो कौन से है और उसकी सूची भी बनाई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर देख लेते हैं अभी हम। तो परिचय की आज की तकनीकी युग में जहां बहुभाषी समाज वैश्विक स्तर पर संवाद स्थापित कर रहा है, वहीं मशीनी अनुवाद एक अनिवार्य जो उपकरण है वो बन चुका है। ये तकनीक है ना, ये भाषा की जो बाधाएं हैं उनको दूर करने में और उनका जो संप्रेषण है वो इजी वे में बनाने में हमारी मदद करती है, संभव बनाती है इसको। तो मशीनी अनुवाद का मतलब क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। तो परिभाषा की मशीनी अनुवाद एक ऐसी तकनीक है जिसके अंदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जो सहायता से एक ऐसी भाषा को पाठक को दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है जिससे जो इंसानी हस्तक्षेप है वो बहुत कम हो या फिर नहीं होता है। तो इनका जो यूज है वो प्लेटफॉर्म और सरकारी, शैक्षणिक, तकनीकी दस्तावेज में इनका यूज हो रहा है। तो मशीनी अनुवाद की आवश्यकता, तो तेजी और समय की बचत हो रही है। किसी भी बड़े दस्तावेज का तो अनुवाद किया जा सकता है, इससे समय और श्रम दोनों की ही बचत हो रही है। बहुभाषिक समाज में संवाद, तो विभिन्न जो भाषा है उसके लोगों के बीच संचार संभव
संभव हो पाता है। विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, वैश्विक शिक्षा है, ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दिखी है। तो शिक्षा और शोध में सहायक, तो अन्य जो भाषा है उसके स्रोतों को अपनी भाषा में अनुवाद करके ज्ञान का विस्तार किया जा सकता है। प्रशासनिक और तकनीकी उपयोग, तो सरकारी योजनाएं, सूचना पत्र, ऑनलाइन जो सेवा है उसको बहुभाषी बनाने में मदद करता है। डिजिटल इंडिया तो अभियान में तो मशीनी जो अनुवाद है उसके माध्यम से भारतीय जो भाषा उसमें तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इससे डिजिटल जो समावेशन है वो बढ़ता है। और जो मशीनी अनुवाद है उसमें संबंधित जो प्रमुख जो सॉफ्टवेयर है जैसे गूगल ट्रांसलेट, तो सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला 100% भाषा इसमें उपलब्ध है। वेबसाइट, एप्स और ब्राउजर और एक्सटेंशन के रूप में उपलब्ध है। माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स और ऑफिस में एकीकृत जो शिक्षा और व्यापारिक जो अनुवाद है वो सहायक है। तो डीपल ट्रांसलेशन, तो जो उच्च गुणवत्ता वाले जो अनुवाद है, गहन जो भाषा है, संरचना है, इसको समझने की क्षमता होती है। प्रमुख जो सॉफ्टवेयर नाम से विशेषता से सॉमन, ये व्यापार, तो व्यापार, चिकित्सा, तकनीकी और कानूनी क्षेत्र के लिए अनुकूल अनुवाद होता है। एसटीएल लैंग्वेज क्लाउड, ई कॉमर्स और वेबसाइट जो संवाद है उसके लिए प्रभावी मशीनी अनुवाद होता है। वेडो ट्रांसलेट, जिसमें चीनी और अन्य जो एशियाई जो भाषा है उनके लिए विकसित होता है। तो ये इंडेक्स ट्रांसलेट रूसी आधारित जो सेवा है इसमें कई भाषाओं में इसका अनुवाद करने की सुविधा दी गई है। Amazon ट्रांसलेट, तो AWS का जो हिस्सा है और स्केलवेस और AI जो आधारित अनुवाद है इसकी सेवा होती है। तो IBM वेस्टर्न लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तो क्लाउड बेस्ड और व्यापार एक्सपर्टाइज जो लेवल है उस पर उसका यूज किया जाता है। प्रमोट ट्रांसलेटर में विशेष रूप से शिक्षा और तकनीकी जो अनुवाद है उसकी प्रमुखता होती है। तो निष्कर्ष देखते हैं इसका, जो मशीनी अनुवाद है वो आज के टाइम में सूचना युग की एक अप्रियकार्य तकनीक बन चुका है। ये भाषाई संबंधी अवरोधों को कम करने, संवाद और सरल को त्वरित और सार्वभौमिक बनाता है। इसके माध्यम से न केवल तकनीक की दक्षता में वृद्धि होती है बल्कि ये भाषा समावेश, प्रशासनिक पारदर्शिता और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आ रहा है। भविष्य में इसके और भी अधिक उन्नति और विश्वसनीय जो स्वरूप है वो सामने आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेब डिजाइनिंग में हिंदी की उपयोगिता में प्रकाश डालिए और यूनिकोड कंप्यूटर ने हिंदी जो यूनिकोड है उसके योगदान पर भी विचार कीजिए। तो परिचय के डिजिटल युग में सूचना और जो सेवाएं वो इंटरनेट के माध्यम से घर घर पहुंच रही हैं। इस युग की जो भाषा है वेब डिजाइनिंग और कंप्यूटर, भारत जैसे जो बहुभाषी देश है उसमें हिंदी भाषा की तकनीक रूप से इसको विकसित और सशक्त बनाने में हमारी मदद कर रही है। वेब डिजाइनिंग ने हिंदी का उपयोग, यूनिकोड तकनीक, इन सब के अंदर अपनी अत्यंत जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभा रही है। तो वेब डिजाइनिंग में हिंदी की उपयोगिता, तो स्थानीय जो उपयोगकर्ता है उसका सीधा संवाद हो रहा है। हिंदी में वेबसाइट बनाकर ग्रामीण और हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वहां तक सूचना, सेवा और व्यापार को भी पहुंचाया जा रहा है। सरकारी योजनाओं की पहुंच, तो जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया जैसी जो योजनाएं हैं तो सरकारी पोर्टल को हिंदी में प्रस्तुत करने में नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ा रही है। शैक्षणिक साहित्य के उपयोग में, तो हिंदी वेबसाइटों पर कविता, कहानी, शैक्षणिक जो सामग्री है इनको आसानी से उपलब्ध और जिससे पाठकों की रुचि, उपयोगिता दोनों ही बढ़ाई जाए। ई कॉमर्स का उपयोग, तो जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म है वो अब हिंदी यूजर इंटरफेस में प्रदान कर रहे हैं, जिससे हिंदी भाषाई जो ग्राहक है वो इससे जुड़ सके। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, तो हिंदी भाषाओं में दिए गए मेन्यू, निर्देश और बटन जो सामान्य उपयोग करता है उसके लिए वेबसाइट का जो यूज है वो ईजी हो गया हमारे लिए। तो कंप्यूटर में हिंदी यूनिकोड के जो योगदान है विचार, तो हिंदी जो पॉइंट्स है उसकी समस्या का समाधान, तो पहले जो हिंदी फॉन्ट सिस्टम है उस पर निर्भर होते हैं। जैसे कीर्तिदेव जैसे जो दस्तावेज है वो एक कंप्यूटर से दूसरे पर नहीं खुलता है, तो यूनिकोड ने इसे पूरी तरह से हल कर दिया है। एक रूपता और पाठनीयता, तो यूनिकोड में लिखी गई जो हिंदी है वो किसी भी डिवाइस, ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम में सामान्य रूप से दिखाई देती है। ऑनलाइन हिंदी लेखन में संभव, तो ब्लॉग, वेबसाइट, सोशल मीडिया पे जैसे जो यूनिकोड के कारण आसानी से हिंदी में लिखे और समझे भी जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सपोर्ट्स, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, वेबसाइट एडिटर्स, मोबाइल ऐप, यूनिकोड जो हिंदी को भी सपोर्ट करता है। विकसित जो टूल्स है, टाइपिंग साधन, गूगल इनपुट टूल्स और इंटीग्रेटेड कीबोर्ड, वॉइस टू टेक्स्ट ऐसे टूल्स हैं, यूनिकोड के कारण हिंदी में भी प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। तो डिजिटली जो कंटेंट उसमें वृद्धि, यूनिकोड के कारण आज हजारों वेबसाइटें, न्यूज पोर्टल, ई बुक, शैक्षणिक सामग्री हिंदी में भी सहज रूप से उपलब्ध है।
निष्कर्ष तो ये, चाहे अब वेब डिजाइनिंग हम हिंदी का उपयोग हो या कंप्यूटर में यूनिकोड हो, तो हिंदी जो दोनों है, उन्होंने हिंदी को तकनीकी, प्रशासनिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक रूप से इसको मजबूत और सार्वभौमिक बनाया है। इन तकनीकों ने हिंदी का केवल एक सांस्कृतिक और साहित्यिक भाषाओं से निकलकर डिजिटल युग की प्रशासनिक जो भाषा है वो बना दिया। तो इसी प्रकार तकनीक और भाषा का ये संगम हिंदी को भविष्य की वैश्विक जो भाषा बनाने में हमारी एक नई दिशा दिखाता है हमें। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इंटरनेट पर पत्रिका है उससे आप क्या समझते हैं, और इंटरनेट पर हिंदी पत्रिकाओं के प्रकारों के बारे में बताइए। इंटरनेट पर हिंदी की जो प्रमुख जो पत्रिकाएं हैं उसकी सूची भी तैयार कीजिए। हाँ, तो उसका परिचय देख लेते हैं कि आज के टाइम में जो डिजिटल तकनीक है उसका युग बना हुआ है। इसमें जानकारी देना, साहित्य, समाचार और मनोरंजन जैसे विषय है ना, वो अब ऑनलाइन माध्यम से अधिक से इनकी पहुंच लोगों तक पहुंच रही है। इंटरनेट पर ये उपलब्ध है हिंदी पत्रिकाएं इस डिजिटल क्रांति का प्रमुख भी अंग बन चुकी है। ये पत्रिकाएं न केवल साहित्य और पत्रकारिता का समृद्ध रूप बन के प्रस्तुत हुई है, बल्कि जो विभिन्न विषय है उनको आम जनता तक और आसानी भाषा में उनको पहुंचाने का कार्य भी करती है। तो इंटरनेट पे जो हिंदी पत्रिकाएं उनकी क्या प्रकार है, जो हिंदी में की जो ऑनलाइन पत्रिका है उनकी विशेष वस्तु के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया। जैसे साहित्यिक पत्रिकाएं, ये पत्रिकाएं कविताएं, कहानी, लेख, समीक्षा, साहित्यिक विमर्श इन सभी के रूप में समर्पित होती है। जैसे अनुभूति, साहित्य कुंज, हिंदी समय, प्रतिलिपि, कविताएं कोश, ये सभी। और जो सामाजिक सांस्कृतिक पत्रिकाएं हैं उसमें जैसे भारतीय संस्कृति के बारे में, उनकी परंपरा के बारे में, उनके रीति रिवाज और महिला विकास, समाज सुधार के विषय से रिलेटेड इन सब चीजों की जानकारियां देती हैं। जैसे गृह शोभा, मेरी सहेली, सरिता, ये सब चीजें सामाजिक और सांस्कृतिक पत्रिकाएं के अंदर होती हैं। समाचार पत्रिकाएं के अंदर क्या होती है कि राजनीतिक में और आर्थिक जो खेल है, सामाजिक जो घटनाएं होती हैं उन सब पे केंद्रित करके बनाई जाती है। जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान पत्रिका, भास्कर, ये सभी। तो बाल पत्रिकाएं तो बच्चों के लिए ये एक विशेष रूप से तैयार की जाती हैं पत्रिकाएं, जिसमें कहानियां, कविताएं, चित्रण सभी होते हैं। जैसे चंपक, बालहंस, नंदनी, सभी आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो ये बाल पत्रिकाएं होती हैं। महिला पत्रिकाएं से महिलाओं की रुचियां, विशेषों पर केंद्रित करके जैसे फैशन, कुकिंग, हेल्थ, इन सभी के बारे में बताया जाता है। जैसे गृह लक्ष्मी, गृह शोभा महिला और फेमिना हिंदी। धार्मिक और आध्यात्मिक जो पत्रिकाएं हैं उनके बारे में, तो जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी व्याख्या करते, पूजा विधियां और अध्यात्म से जुड़े जो भी सामग्रियां होती है उनके बारे में बताती है। जैसे ऋषि प्रसाद और शुभ साप्ताहिक, अहद जिंदगी। तो इंटरनेट पे जो हिंदी की प्रमुख जो पत्रिकाएं हैं उसकी सूची, तो अनुभूति से अनुभूति.hindi.org, तो ये लिंक है। प्रतिलिपि और साहित्य कुंज, और जो क्रमिक जो पत्रिकाएं से हिंदी समय, कविता कोश और एकता, मेरी सहेली, सरिता, गृह शोभा, फेमना हिंदी, ये सभी जो है ये सारी जो हिंदी की पत्रिकाएं हैं। और अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान पत्रिकाएं, भास्कर, नंदन, आज जिंदगी, मौसम, तो ये सारी जो वेबसाइट है इनके थ्रू हम पढ़ लेते हैं ऑनलाइन माध्यम से। मौसम, जागरण को, जोश, ये सभी। निष्कर्ष देख लेते हैं कि इंटरनेट पर जो हिंदी है उसकी पत्रिकाओं की जो उपस्थिति है वो निरंतर बढ़ रही है। ये पत्रिकाएं साहित्यिक चेतना को न केवल जीवित रखे हुए हैं बल्कि वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा संस्कृति का प्रचार भी कर रही हैं। तो आज जब लोग मोबाइल और कंप्यूटर पे ही अधिकांश समय बिताते हैं, और ऐसे में ये ऑनलाइन पत्रिकाएं एक सशक्त माध्यम बन चुकी हैं ज्ञान, मनोरंजन और विचारों के आदान प्रदान के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हिंदी समय का पाठकों पर प्रभाव और मशीनी अनुवाद, इसके ऊपर टिप्पणी करनी है। तो इसमें हमने 2 लिए, दोनों को देखेंगे। तो हिंदी समय का पाठकों पर प्रभाव, हिंदी समय में एक जो प्रमुख ऑनलाइन हिंदी साहित्यिक जो पोर्टल है उसमें जो हिंदी भाषा है वो एक समृद्ध साहित्य को एक स्थान और संग्रहित करके पाठकों तक पहुंचाने का काम करती है। और ये मंच हिंदी प्रेमियों, छात्रों, शोधार्थियों और साहित्यकार है उनके लिए एक डिजिटल पुस्तकालय के रूप में समान है। प्रमुख प्रभाव क्या है कि साहित्यिक समृद्धि का प्रसार, तो इसमें जो प्रेमचंद है, अज्ञे है, निराला है, मुक्तिबोध है, मनु भंडारी जैसे लेखक है, इनकी रचनाएं उपलब्ध है जो पाठकों को हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ रूप से इसको परिचित भी कराती हैं। जैसे पढ़ाने की रुचि को बढ़ावा, तो ये जो पोर्टल है ये युवाओं और छात्रों में हिंदी जो पढ़ने की संस्कृति है उसको बढ़ावा देती है। तो शोधार्थियों के लिए उपयोगी, तो हिंदी जो समय पर प्रमाणिक जो योजनाएं
जो रचनाएं उनके होने का कारण ये हिंदी भाषा और साहित्य के शोध में बहुत उपयोगी शोध साबित हुई है। तो ऑनलाइन उपलब्धता और सुविधा, तो पाठक किसी भी समय किसी भी स्थान से साहित्य पढ़ सकता है और ये डिजिटल युग के अनुरूप ही पाठन की स्वतंत्रता देता है। तो शोध और साहित्यिक जो भाषा है उसका आदान प्रदान, तो इसमें हिंदी की जो भाषा शैली है और जो शब्द संपदा है उसके विस्तार से भी होता है। तो निष्कर्षता, तो हिंदी समय ने हिंदी पाठकों को एक ऐसा मंच भी दिया है जिससे वो ना केवल साहित्य का आनंद ले सकती हैं बल्कि वो अपनी भाषा और संस्कृति से भी जुड़ सकती हैं। मशीनी अनुवाद, तो मशीनी अनुवाद के अंदर कंप्यूटर की जो सहायता से एक भाषा के पाठ के दूसरी भाषा में रूपांतरित करने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया बिना मानवीय हस्तक्षेप से एक तेजी से कार्य करती है और जो बहुभाषिक संप्रेषण है उसको सरल भी बनाती है। मुख्य विशेषताएं और प्रभाव, तो तेजी से ये अनुवाद की सुविधा, तो लंबी सामग्री का जो कुछ ही क्षणों में इसका अनुवाद संभव है। इसका जो प्रयोग है वो समाचार पोर्टल, वेबसाइट, तकनीकी दस्तावेज, इन सभी में खूब होता है। और भाषा ही जो बाधा समाप्त है, तो ये वैश्विक स्तर पर लोगों को संवाद जो सक्षम बनाता है, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी। प्रमुख जो सॉफ्टवेयर है गूगल ट्रांसलेटर और माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर, टीपेल और अनुवादक, ये सभी। सीमाएं क्या है इसकी, तो भाषा की जो भावनात्मक है, व्याकरण है और सांस्कृतिक जो संकेत है उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी तो शाब्दिक और अनुवाद के कारण इसका अर्थ है वो अनर्थ हो जाता है। शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में उपयोगी, तो जो छात्र है उसमें अनुवाद और पत्रकारों को ये प्रारंभिक स्तर पर इसकी मदद करता है। निष्कर्ष की मशीनी अनुवाद तकनीकी भाषा की सीमाओं को तोड़ती है, परंतु इससे मानवीय संवेदनाएं और जो साहित्यिक अभिव्यक्ति हैं उसके लिए ये आज भी परिष्कृत जाने के लिए इसकी आवश्यकता है। तो ये एक सहायक उपकरण के रूप में भी शामिल होता है, ये हमारी उस चीज में मदद करता है। तो हमारे 10 क्वेश्चन है कंप्लीट हो गए। किसी कोई डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए किसी को, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहां से जाकर आप पीडीएफ मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। 30 रुपीज का प्राइस है, मिनिमम सा प्राइस है, आप लोग ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नहीं लेनी है तो आप वीडियो लेक्चर देखकर भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपका नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।